साथियों और प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने प्रकाश का परावर्तन घटना के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन यदि कोई अवरोध बीच में आ जाता है या चमकदार सतह बीच में आ जाती है तो वह उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसको हमने प्रकाश का परावर्तन कहा। अब आप देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए तो किस प्रकार से गमन करेगा? कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यदि एक कांच के गिलास में पानी भरा हो और उसमें अगर हम पेंसिल डुबोएं तो क्या होगा? हम देखते हैं कि पेंसिल को डुबोने पर पेंसिल हमें पानी के अंदर मुड़ी हुई दिखाई देती है। निश्चित तौर से आपने देखा होगा। या अगर इस पानी के अंदर हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का देखने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चित्र में आप देखेंगे ABCD एक ग्लास स्लेब है या सिल्ली है कांच की, अर्थात वह कांच माध्यम है, कांच का माध्यम है। उसके बाहर वायु का माध्यम है, दूसरी तरफ भी वायु का माध्यम है। इसमें O बिंदु पर एक MON अभिलंब खींचा गया है। वायु और कांच की अगर हम बात करें तो वायु कांच की तुलना में विरल माध्यम है, अर्थात वायु और कांच की अगर तुलना करें तो ये विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। इस स्लाइड के बाहर की तरफ वायु, फिर विरल माध्यम। अब सघन और विरल माध्यम क्या है? यहाँ पर वास्तव में माध्यम का एक युग्म लिया जाता है, उसमें तुलना की जाती है कि कौन विरल है और कौन सघन है। जिस किसी माध्यम का एक दूसरे के सापेक्ष बात करें, वायु और कांच के सापेक्ष बात करें, तो कांच की तुलना में वायु का प्रकाशीय घनत्व कम होता है, इसलिए वह विरल माध्यम है, और वायु की तुलना में कांच का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह सघन माध्यम है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, कोई प्रकाश किरण यदि इस AB पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या वह सीधी निकल जाएगी? नहीं, वह सीधी नहीं निकलती है। वास्तव में जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती, वायु एक पारदर्शी माध्यम है, कांच भी पारदर्शी माध्यम है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखें फिर और आगे देखिए, अब यहाँ पर एक अभिलंब हम नॉर्मल खींच देते हैं, एक नॉर्मल यहाँ बना दिया हमने इस तरीके से, जैसे MON किया, जैसे M डैश O डैश और N डैश, इसको अच्छा बना देते हैं, M डैश O डैश N डैश। अर्थात यदि पुनः प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से ये दूर हट जाती है। इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें इस तरीके से, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर OP आपतित प्रकाश किरण है, MON अभिलंब है, तो इसके बीच बना कोण, POM के बीच बना कोण I कोण, I बोलते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से NO डैश के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे
अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, यहाँ पर दो प्रकाश किरणें हैं, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण, अगर हम देखें, आपतित प्रकाश किरण अर्थात आपतित किरण PO, अपवर्तित किरण O डैश तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु अर्थात O पर अभिलंब MON एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिए, आपतित किरण PO, अपवर्तित किरण O डैश तथा आपतन बिंदु O पर अभिलंब MON एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण कौन सा? POM। आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन। अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण ज्या अर्थात साइन में एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है। यह मतलब ये जो अनुपात है ये क्या कहलाता है? यह स्नेल का नियम कहलाता है। ये स्थिरांक होता है। वास्तव में जो निश्चित अनुपात होता है ये एक स्थिरांक होता है। यह एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस प्रकार से जो अनुपात होता है अर्थात साइन I अपान साइन R, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R में एक निश्चित अनुपात होता है। ये स्थिरांक होता है। ये एक स्थिरांक होता है। इसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं अर्थात साइन I अपान साइन R बराबर N। N स्थिरांक है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कौन से माध्यम का? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इस चित्र के अनुसार देखें तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक N इजिकल टू साइन I अपान साइन R। चित्र से स्पष्ट है। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे अपवर्तनांक की अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको नोट जरूर करें और किसी प्रकार से आपको अगर समस्या प्रतीत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि आगे की वीडियो में भी हम इसको
कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक वास्तव में हम देखें तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो माध्यमों के युग्म पर निर्भर करती है। ऐसे हम देखें, ये जैसे वायु, कांच हमने लिखा है, और भी माध्यम हो सकते हैं। वायु हो सकती है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, हीरा हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। तो ये अलग अलग माध्यम हो सकते हैं जिसके कारण हम अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे। हमें जानते हैं कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात के अंदर, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वास्तव में यह प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। वायु में तो कुछ इसकी चाल कम हो जाती है, पर सामान्य रूप से हम वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताते हैं। लेकिन क्या ऐसा, जब ये प्रकाश किरणें वायु से कांच में या जल में या अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखते हैं कि वायु या निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है, उसके पश्चात अन्य माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। किस प्रकार से कम होती है, इस बारे में हम बात करते हैं। अब यदि मान लिया जाए प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और हम यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। मान लिया जाए ये एक माध्यम प्रथम माध्यम है, ये माध्यम द्वितीय है, दूसरा माध्यम है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसको हम ये कहेंगे, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात n/1 बराबर पहले माध्यम में माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो n/1 बराबर v1 बटे v2, अर्थात माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2। और हमने n/1 को क्या बताया? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक को हम इस प्रकार से लिखेंगे, n12 इज इक्वल टू दूसरे माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से n12 इज इक्वल टू v2/v1 कहलाएगा। अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n12 इज इक्वल टू v2/v1। तो स्पष्ट है कि n21 और n12
हमें स्पष्ट होना चाहिए। n21 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर v1/v2, n12 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात n12 = v2/v1। इसके पश्चात एक बात आती है, चूँकि हम वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल हम एक समान मानते हैं, तो क्या जब प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो उस अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, हम स्पष्ट करेंगे। जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान निकाला जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से यदि हम जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल अर्थात c और माध्यम में प्रकाश की चाल यदि v हो तो c/v, n = c/v। और चूंकि माध्यम में किसी एक माध्यम की बात करें वायु के सापेक्ष तो इसको लिखते हैं nm अर्थात वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जब अनुपात लिया जाता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। nm = c/v से डिनोट किया जाता है। तो आज की चर्चा में हमने प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के बारे में चर्चा की। और मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अन्य वीडियो लेसन भी आपको देखने का अवसर मिलेंगे और निश्चित तौर से यह लेसन आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।